हेलो दोस्तों, 30 जून 1855 की एक शाम झारखंड के भोगनाडीह गांव में लगभग 10,000 संथाल आदिवासी इकट्ठा होते हैं। उनकी हाथों में तीर कमान है, आंखों में एक ही सवाल है, हमारी जमीन हमसे क्यों छीनी जा रही है। दो भाई सिद्धू और कान्हू मुर्मू भीड़ के सामने खड़े होकर कहते हैं कि उन्हें ठाकुर बोंगा यानी परमात्मा ने खुद दर्शन देकर आदेश दिया है, जमींदारों, महाजनों और अंग्रेजों को इस धरती से बाहर निकालो। यही पल था जब भारत के सबसे बड़े और सबसे पहले संगठित आदिवासी विद्रोहों में से एक संथाल हुल का आगाज हुआ। लेकिन सवाल ये है, आखिर एक शांतिप्रिय खेती करने वाला आदिवासी समुदाय हथियार उठाने पर मजबूर क्यों हुआ? इसका जवाब छुपा है एक भूमि नीति में जिसका नाम है दामिनी कोह। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे दामिनी कोह क्या था और अंग्रेजों ने इसे क्यों बनाया था, कैसे यह रक्षा की नीति शोषण का सबसे बड़ा हथियार बन गई, संथाल हुल की पूरी कहानी और इसका भारत के इतिहास पर क्या असर पड़ा। अगर आपको इतिहास की गहराई से पड़ताल करने वाला वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है साल 1793 की, जब बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट लागू हुआ। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे 1793 में जाना होगा। प्लासी की लड़ाई 1757 और बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की असली मालिक बन चुकी थी। कंपनी को इन इलाकों से अधिक राजस्व चाहिए था। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसके लिए एक नई व्यवस्था लागू की, अस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट। इसके तहत जमींदारों को जमीन पर अस्थायी और वंशानुगत अधिकार दे दिए गए। बदले में उन्हें एक तय रकम राजस्व के रूप में चुकानी थी। सुनने में यह व्यवस्था सीधी लगती है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान उठाया आम किसानों और आदिवासियों ने। जमींदार अब जमीन के मालिक बन गए थे और किसान जो पीढ़ियों से उस जमीन पर खेती करते आए थे, रातों रात केवल किराएदार बनकर रह गए। इसी दौर में एक और तबका उभरा, महाजन। किसानों को खाद, बीज, खराब फसल के समय कर्ज की जरूरत पड़ती थी तो वे महाजनों से लोन लेते थे, और अक्सर बहुत ऊंची ब्याज दरों पर। यह कर्ज आगे चलकर पीढ़ियों की गुलामी में बदल जाता था। इसी माहौल में राजमहल की पहाड़ियों के इलाके में एक अलग तरह का टकराव चल रहा था। संथालों और पहाड़िया जनजाति के बीच जमीन को लेकर संघर्ष। संथाल अस्थायी कृषि करते थे, जबकि पहाड़िया झूम खेती यानी घुमंतू कृषि पर निर्भर थे। यही टकराव आगे चलकर एक नई नीति की वजह बनी, दामिनी कोह। दामिनी कोह एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है पहाड़ों का दामन या पहाड़ों की तलहटी। 1819 में अंग्रेज अधिकारी जे सदरलैंड ने सुझाव दिया था कि संथालों और पहाड़िया के बीच झगड़े को समाप्त करने के लिए जमीन का एक हिस्सा अलग कर दिया जाए। इसी सुझाव पर अमल करते हुए 1832-33 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजमहल के पहाड़ियों की तलहटी में एक विशाल भूभाग को दामिनी कोह घोषित किया, आज के झारखंड के इलाके में। कंपनी की मंशा क्या थी, आइए समझते हैं। नंबर 1, पहाड़ी और तराई इलाकों के बीच के जमीनी झगड़े को खत्म करना। नंबर 2, बंजर और जंगली जमीन को खेती लायक बनाकर राजस्व बढ़ाना। नंबर 3, संथालों जैसे मेहनती अस्थायी खेती करने वाले समुदाय को बसाकर घुमंतू पहाड़िया जनजातियों को ऊपरी पहाड़ी इलाकों तक सीमित करना। 1823 और 1827 के कानूनों के जरिए इस पूरे इलाके को क्राउन प्रॉपर्टी यानी सीधे सरकारी जमीन घोषित कर दिया गया। संथालों को बुलावा भेजा गया, बीरभूम और आसपास के इलाकों से आकर यहाँ बसो, जंगल साफ करो, खेती करो, और संथाल बड़ी संख्या में आने लगे। आंकड़े देखिए, 1838 में दामिनी कोह में सिर्फ 3000 संथाल 40 गांवों में बसे, लेकिन 1851 तक यह संख्या बढ़कर करीब 82,795 हो गई, 1473 गांवों में। पूरा दामिनी कोह क्षेत्र लगभग 1366 वर्ग मील क्षेत्र में फैला था, जिसमें से
करीब 500 वर्ग मील घना जंगल था। संथालों ने अपनी मेहनत से इनमें से 254 वर्ग मील जमीन साफ करके खेती लायक बना दी। शुरुआत में यह योजना कारगर लगती है। बंजर जमीन आबाद हो रहे हैं, राजस्व बढ़ रहा है और संथालों को अपनी जमीन मिल रही है। लेकिन यहीं से कहानी का दूसरा अंधेरा पहलू शुरू होता है। दामिने कोह को संथालों की अपनी जमीन के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन असलियत में यह जल्द ही शोषण का अड्डा बन गया। पहली समस्या, बाहरी लोगों की घुसपैठ। संथाल इस जमीन को बाहरी दुनिया से बचाना चाहते थे, लेकिन कंपनी के प्रशासन ने जमींदारों, महाजनों और ठेकेदारों को इस इलाके में आने की इजाजत दे दी। संथाल इन बाहरी लोगों को दीकू कहते थे, यानी शोषक बाहरी लोग। दूसरी समस्या, बेतहाशा बढ़ता राजस्व। जैसे जैसे दामने कोह की आबादी बढ़ी, कंपनी ने राजस्व के दरों में भी उतनी ही तेजी से बढ़ोतरी की। इस दौर में इस इलाके से मिलने वाले राजस्व लगभग 600% तक बढ़ गया। सोचिए, जो संथाल जंगल काटकर अपने खून पसीने से जमीन तैयार कर रहे थे, उन्हीं पर टैक्स का बोझ सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा था। तीसरी समस्या, महाजनी कर्ज का जाल। संथालों के पास न तो लिखा पढ़ी की समझ थी, न ही अपने अधिकारों की जानकारी। महाजन उन्हें मामूली जरूरतों के लिए कर्ज देते, लेकिन ब्याज दरें इतनी ऊंची होती कि कर्ज चुकाना लगभग नामुमकिन हो जाता। बदले में संथालों को अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती या फिर बंधुआ मजदूर बनकर काम करना पड़ता। इसे बेगारी कहा जाता था। कई मामलों में तो संथालों को सीधे जमीन से खदेड़ दिया जाता और मजदूर बनने पर मजबूर किया जाता। चौथी समस्या, नील की खेती। अंग्रेज नील बागान मालिकों ने दामिने कोह में अपनी कोठियां स्थापित कर ली और संथालों को जबरदस्ती नील की खेती करने को मजबूर किया, जबकि यह फसल संथालों के अपने खाने या आर्थिक फायदे की नहीं थी। पांचवी समस्या, न्याय व्यवस्था का भेदभाव। जब संथाल शिकायत लेकर स्थानीय दरोगा या अदालत के पास जाते, तो अक्सर महाजन और जमींदार पहले ही पुलिस अधिकारियों को रिश्वत दे चुके होते। नतीजा, संथालों को कहीं से इंसाफ नहीं मिलता। एक समय ऐसा आया जब संथाल समुदाय के लिए यह साफ हो गया, जिस जमीन को अपनी जमीन कहकर उन्हें बुलाया गया था, वह असल में उनके शोषण का जाल बन चुकी। दीकू यानी महाजन, जमींदार और भ्रष्ट अधिकारी हर तरफ से उन्हें निचोड़ रहे थे। गुस्सा और नाराजगी अंदर ही अंदर सुलग रही थी। बस एक चिंगारी की जरूरत थी। हमारी है, अंग्रेजों को खदेड़ देंगे। संथाल परगना के भरहेत गांव के निकट भोगनाडीह गांव में 4 भाई रहते थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव मुर्मू। कहा जाता है कि सिद्धू और कान्हू को एक दैवीय अनुभव हुआ। उन्होंने दावा किया कि ठाकुर बोंगा यानी परम शक्ति ने उन्हें दर्शन देकर आदेश दिया है, अपनी धरती को दीकुओं से मुक्त कराओ। इसी संदेश के साथ 30 जून 1855 को भोगनाडीह में एक विशाल सभा बुलाई गई, जिसमें दामिने कोह के हर कोने से लगभग 10,000 संथाल पहुंचे। सिद्धू और कान्हू ने खुद को सूबा यानी नेता घोषित कर दिया। फैसला हुआ कि यह जनसमूह कलकत्ता तक मार्च करेगा और गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास अपनी शिकायतें रखेगा। साथ ही जमींदारों, दरोगाओं और अंग्रेज प्रशासन को साफ संदेश भेजा गया, दामिने कोह को दीकुओं से खाली कराओ। लेकिन हालात जल्द ही हिंसक हो गए। 1 जुलाई को कुछ संथालों ने एक बाजार में 5 महाजनों की हत्या कर दी। इसके बाद 7 जुलाई को एक स्थानीय दरोगा, जिसे शायद महाजनों ने रिश्वत दी थी, संथालों के एक समूह से भिड़ गया और यहीं से टकराव ने विद्रोह का रूप ले लिया। इस विद्रोह को संथाली भाषा में हूल कहा जाता है, यानी क्रांति या विद्रोह। यह सिर्फ छिटपुट हिंसा नहीं थी, यह एक संगठित, सुनियोजित जन आंदोलन था, जिसमें हजारों संथाल शामिल हुए। विद्रोहियों ने पुलिस चौकियों, महाजनों के घरों और जमींदारों की जायदादों पर हमले किए, रेलवे और डाक व्यवस्था को बाधित किया। यह अंग्रेज हुकूमत के लिए एक बड़ा झटका था। इतने बड़े इलाके में इतनी तेजी से फैला विद्रोह उन्होंने पहले नहीं देखा था। दिलचस्प बात यह है कि इस विद्रोह की गूंज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। इतिहासकार बताते हैं कि उस दौर में कार्ल मार्क्स ने भी
इसकी घटनाओं पर नजर रखी और इसका जिक्र उस समय के मशहूर ब्रिटिश लेखकों के लेखन में भी हुआ। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए भारी सैन्य बल भेजा। संथालों के पास तीर कमान और पारंपरिक हथियार थे, जबकि अंग्रेजों के पास आधुनिक बंदूकें। नतीजा वही हुआ जो अक्सर असमान संघर्षों में होता है, भारी जानमाल का नुकसान। अनुमान है कि इस विद्रोह में 15,000 से ज्यादा संथाल मारे गए और सैकड़ों गांव जलाकर राख कर दिए गए। सिद्धू को पकड़कर फांसी दे दी गई और कुछ समय बाद कान्हू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। विद्रोह सैन्य रूप से कुचल दिया गया, लेकिन इसने अंग्रेजी हुकूमत को झकझोर कर रख दिया। हजारों संथाल परिवार बेघर हो गए, गांव तबाह हो गए, फसलें बर्बाद हो गई। जो लोग पकड़े गए उन्हें भीड़ भाड़ वाली जेलों में डाला गया या कठोर श्रम की सजा दी गई। लेकिन कंपनी सरकार को यह समझ आ गया कि दमन से समस्या हल नहीं होगी, इसलिए कुछ प्रशासनिक बदलाव किए गए। सबसे बड़ा बदलाव 22 दिसंबर 1855 को एक नया जिला बनाया गया, जिसका नाम रखा गया संथाल परगना। इसमें दामिनी कोह के साथ साथ भागलपुर और वीरभूम जिले के कुछ हिस्से शामिल थे। इस नए जिले में संथालों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए। उन्हें ब्रिटिश भारत के सामान्य प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रियाओं से अलग रखा गया और विशेष भूमि और प्रशासनिक अधिकार दिए गए। आगे चलकर संथाल परगना टेनेंसी एक्ट जैसे कानून भी बनाए गए, जिनका मकसद था आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी के हाथों में बिकने से रोकना। लेकिन यह भी सच है कि इन सुधारों के साथ साथ अंग्रेजी हुकूमत ने इस इलाके पर अपनी सीधी पकड़ पहले से कहीं और मजबूत बना ली। तो दोस्तों, दामिनी कोह की कहानी हमें क्या सिखाती है? यह कहानी दिखाती है कि कैसे एक नीति जिसे सुरक्षा और व्यवस्था के नाम पर चालू किया गया था, धीरे धीरे शोषण का सबसे बड़ा माध्यम बन सकती है, जब उसमें जवाबदेही और निगरानी की कमी हो। संथाल हुल को अक्सर भारत के पहले संगठित जन विद्रोहों में गिना जाता है। यह 1857 के विद्रोह से भी 2 साल पहले हुआ और इसने आने वाले दशकों में मुंडा उलगुलान जैसे कई और आदिवासी आंदोलनों को प्रेरित किया। आज सिद्धू और कान्हू मुर्मू को झारखंड और आसपास के राज्यों में लोक नायक के तौर पर सम्मान दिया जाता है। हर साल 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि उनकी कुर्बानी और संघर्ष को याद रखा जा सके। तो यह थी दामिनी कोह और 1855 के संथाल विद्रोह की पूरी कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही गहराई से इतिहास को समझने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।